भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को इस बार कम सीट देने जा रही है और हम यही की बात नहीं कर रहे हैं। आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखिए, बड़ा इशू है, इसको हल्के में लेने से जरूरत नहीं है। आपको टकराना है यहाँ महागठबंधन से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं वहाँ पर हैं। सीट तो जितनी सीटें जदयू की 39 है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण हॉट सीट है, इसलिए कि उस पर जीत बरकरार है। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा के कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और रवि उपाध्याय सर हैं। दोनों ही जो सर हैं अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी सालों से बिहार की राजनीति पर जो है कवर भी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देख भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है, लेकिन बिहार के 40 सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। देश की निगाहें टिकी होने की वजह भी खास है कि जब बीजेपी ने देश भर के तमाम अलग अलग जगहों से अपने पहले चरण में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उनमें से एक भी नाम बिहार से नहीं था। चर्चाएं हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के मामलाएं अभी फंसी हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय सर है और अरुण सर हैं। सबसे पहले हम अरुण सर से जानेंगे कि सर, बिहार में चुनावी समीकरण फिलहाल मौजूदा दिनों में क्या कुछ कह रहे हैं सर? जो समीकरण है यहाँ पे दोनों ही पार्टियों के, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने, हालांकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो अभी उन्होंने भी लगभग सभी जगहों पे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने हालांकि कर दिया है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बीजेपी एनडीए ने भी नहीं किया है और इंडिया गठबंधन ने भी नहीं किया है। तो बिहार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं सर? पहले तो थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए अपने व्यूवर्स को कि बीजेपी की जो सूची आई है 15 राज्यों का अभी 195 की ही सूची आई है। तो बिहार ही नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, इस तरह से भी कई राज्यों की सूची आनी है, दूसरी सूची आनी है। ठीक ही कहा आपने कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, यहाँ की सूची नहीं है और सबकी निगाह टिकी है बिहार पर कि बिहार में अभी 6 पार्टनर्स हैं, 6 पार्टियाँ हैं इस गठबंधन में। उसमें 2 नए पार्टनर आए हैं, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो अभी 2 नए पार्टनर आए हैं, स्वाभाविक जो विचार पहले से थे उन्हीं 4 दलों में सीटें बटी थी। 4 में भी 2 दल पहले एक ही था, लोजपा एक थी जब रामविलास पासवान थे, वो 2 हो गए हैं। तो अभी 6 पार्टनर में बंटना है। अभी सीट शेयरिंग को लेकर के, कुछ सीटों को लेकर के, कुछ सीट की अदला बदली को लेकर खींचतान तो है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर आज फिर बेतिया हैं, इसके पहले औरंगाबाद में और बेगूसराय में उनकी मीटिंग हुई। और ये 2 पार्टनर जो हैं ना, वहाँ चिराग गए, जो अभी तक तो नरेंद्र मोदी के हनुमान बने थे, हनुमान दुखी हैं, राम तो आर गए। और उपेंद्र कुशवाहा भी नया यहाँ इस पार्टनर बने थे, वो भी नहीं गए हैं। तो कुछ तो वजह है ना, वजह यही है कि वो जो सीट चाहते होंगे, जितनी संख्या चाहते होंगे, जो सीट चाहते होंगे, अभी बात नहीं बनी है। मेरी तो खबर ये है कि हाजीपुर सीट तय हो गई है, उसमें जो बीजेपी को ही तय करना था, तो वहाँ चिराग के खाते वो सीट मिल रही है। इसी की तो जीत थी उन्हें कि ये उनके पिताजी की विरासत वाली सीट है, तो वहाँ वो सीट मिले। अब तुरंत आप सवाल करेंगे, जब चिराग पर बात बन गई है तो फिर पारस क्या होगा? तो पारस जी की भी चिंता बीजेपी को करनी है। वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी उनके लिए कुछ तो करेगी ना, और राज्यसभा में भेजे, गवर्नर बना दे, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दे। यूँ ही तो बैठेंगे नहीं। अभी केंद्रीय मंत्री हैं और आपको याद होगा आए तो साथ थे, तब तो नीतीश कुमार के फोल्ड में थे वो जी। आपको याद होगा जब लोजपा टूटी थी उस समय ललन सिंह दिल्ली में ये में से तो बिहार का बदला ले लिया। उस समय बिना देवी के घर ये सारे नेता जुटे थे। खैर अब तो अभी इस पाले में हैं, तो यही कारण है कि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ। और नीतीश जी जा रहे हैं विदेश, इंग्लैंड जा रहे हैं, वो 11-12 को लौटेंगे। तब तक तो बिहार की सीट के लिए आपको सूची के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपके पास फिर से लौटेंगे हम एक बार। रवि सर के पास चलना चाहेंगे। सर, आपके नज़रिए से बिहार की में चुनावी समीकरण, राजनीतिक पार्टियों के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अरुण जी ने बात कही वो बात में उसमें वो सही बात है, लेकिन एक बात हम अरुण जी के बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि देखिए चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं शामिल हुए या उनकी सभा में या उनकी मीटिंग में, जो सरकारी मीटिंग थी उस पर नहीं आए। तो यह कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है, क्वेश्चन मार्क है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पर। लेकिन आज की जो बेतिया में जो सभा हो रही है उसमें देखिए नीतीश कुमार भी नहीं गए। तो यह उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह सरकारी कार्यक्रम था, उसमें कई माने उद्घाटन समारोह और लोकार्पण उनको करना था, इस लिहाज से नहीं गए। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नहीं है, वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से भी उनका जो है सो मुख्य प्रधानमंत्री के साथ होना आवश्यक था। अब
किस लिहाज से नहीं गए, तो निश्चित रूप से वह जो तलखी की बात चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के है, तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह बात भी चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े ने यह बैठक की, भाजपा का मैराथन बैठक हुआ यहाँ पटना में, और वो सूची लेकर के दिल्ली की कल रात में ही निकले, तो ऐसी परिस्थिति में यह दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को इस बार कम सीट देने जा रही है। और हम यही की बात नहीं कर रहे हैं, आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखिए किस तरह से कट साइज किया गया है जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनको। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से यहाँ कसमकस की स्थिति लगी हुई है, और आपको लड़ना है यहाँ पर इंडिया अलायंस से, महागठबंधन से बिहार में। और जब तक अभी तक आपका सीट शेयरिंग नहीं, अभी तक सीटों के प्रति क्लियरिटी नहीं, और उहापोह की स्थिति मची हुई है, बनी हुई है, तो और नीतीश कुमार का इस बीच में विदेश दौरा, तो यह क्या बतलाता है? इस बीच में किसी समय चुनावी डुगडुगी बच सकती है। तो यह बड़ा सवाल है और बड़ा इशू है, इसको हल्के में लेने से जरूरत नहीं है। आपको टकराना है यहाँ महागठबंधन से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं वहां पर हैं। लालू प्रसाद यादव के एब्सेंस में चिराग पासवान ने वो 2020 में कौन सा मैजिक किया था, यह सब कोई जान रहा है कि किस तरह से अंक जो गणित होता है जो बिहार विधानसभा का, कितना बड़ा जंप किया था। और देखिए नीतीश कुमार एक बात और बताना चाहेंगे आपको, नीतीश कुमार इससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते 2014 में लड़ करके देख चुके हैं, उनकी क्या ताकत है, क्या स्ट्रेंथ है, यह भारतीय जनता पार्टी को बाखूबी मालूम है कि वो ऐसे में अब जो है सो वह कोई घाल मेल ढोल ढाल करने वाले नहीं है। जो उसका नारा है 370 प्लस और 400 प्लस एनडीए के लिए, तो वैसी परिस्थिति में उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई मोह माया मकड़जाल में फंसने वाली नहीं है। वह जान रही है कि हम थोड़ा सा भी अगर लूज हुए तो यहाँ पर हमको बिहार में एटलीस्ट हमको पटकनी, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया अलायंस से मिलनी उसकी तय है। ठीक है सर, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। अब हम अरुण सर से एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि बिहार की 40, हालांकि सभी सीट अपने आप में एक वीआईपी सीट होती है, क्योंकि हर सीट पे जो है काफ़ी मशक्कत के बाद कोई भी प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि इस बार बिहार में कौन कौन सी सीट जो है वो वीआईपी होने वाली है, और वहाँ पर किसका पलड़ा, या अगर चूंकि नामों की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, तो कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो, या कह सकते हैं किस गठबंधन का पलड़ा जो है उन सीटों पर भारी होगा? अभी तो विस्तार से बताया अभी रवि जी ने कि अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, तो कौन कहाँ से पहलवान होगा, कौन सी कहाँ कुश्ती स्थल है न जगह, अभी यही खुलासा होना है कौन कहाँ से लड़ेगा। अभी 39 सीट न एनडीए जीते हुए है, अब उसको एक और सीट मतलब 40 सीट का उसका फतह करने का दावा है। ठीक ही कह रहे थे रवि जी कि जब देश भर में 400 से पार करना है, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि 370 बीजेपी जीतेगी, तो बिहार में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। वो चाहेगी कि जो उनके सहयोगी आए हैं सब खुश रहें, संतुष्ट रहें और एकजुटता से पूरी लड़ें। इसी की तो कवायद हो रही है, जो अभी विलम्ब हो रहा है, खींचतान तो है ही। अब रही बात कि ये कहिए कि किसी को 39 जीते हुए उसको 40 जीतना है, और जो दूसरा फैक्शन है महागठबंधन, ठीक है लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस इस चुनाव में होगा, पिछले चुनाव में तो राजद का खाता नहीं खुला था। एक प्लस पॉइंट यही है कि इस पर लालू जी भी उपस्थित है। वोट समीकरण तो एम/2 तो है ना, उसमें ठीक है तेजस्वी ने एक बाप भी जोड़ने की कोशिश की है, मतलब एक सामाजिक जो जनाधार है वो बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन लड़ाई तो कमे वोइस जो है बिहार में, उसको आप यदि बहुत नज़दीक से देखें, वीआईपी सीट तो कई डेट पर निर्भर करता है। कई सीटें ऐसी होंगी जो मीडिया भी उसको वीआईपी ट्रीट करता है। हर 40 सीट वीआईपी है जो जहाँ से लड़ता है, समझे कि नहीं। लेकिन अब उसमें राजधानी की सीटें हैं, तो सबकी नज़र है। रविशंकर केंद्रीय मंत्री थे, ड्रॉप हो गए, और वहाँ किन कारणों से ड्रॉप हुए? आखिर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छी छवि थी, किसी को यूँ ही ड्रॉप होता है क्या? अब ड्रॉप हो गए तो वहाँ अब इस बार उनको टिकट मिलेगा कि अब बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा जो बिहार से इकलौते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, वो भी दावेदार हैं, तो एक सीट तो वो होगी। रविशंकर को फिर टिकट मिले तो, और फिर नहीं तो सीट कैंडिडेट बदला जाए तब भी होगा। दूसरी सीट है रामकृपाल की, और राजधानी की सीट तो ऐसे ही वीआईपी सीट होती है। आज हाजीपुर की चर्चा भी हो रही थी, चचा भतीजे का द्वंद्व, फिर अब अंतिम रूप में चाहे बाजी कोई मारे। मैंने तो कहा कि बात बन गई है यदि चिराग की, तो सीट भी तो वीआईपी हो जाएगी। जमुई की सीट है, 2 बार लड़े चिराग, और वहाँ से सीट बदल रहे हैं, क्या होगा वहाँ? चिराग का ही आदमी लड़ेगा कि फिर नीतीश जी की पार्टी में भी कई लोग दावेदारी करने वाले हैं। अशोक चौधरी वहाँ देख रहे थे, बड़ा मेहनत कर रहे थे,
सीट की अदला बदली भी कुछ हो सकती है, जैसा मैंने आपसे चर्चा में बात कही थी, तो वो सीट भी होगी। मुजफ्फरपुर की सीट है और वहाँ भी अभी देखिए इस बार वो कांग्रेस के पाले में जाने की बात हो रही है इस महागठबंधन से। वहाँ विजयन चौधरी कैंडिडेट हो सकते हैं, तो वहाँ क्या पार्टी तय करती है। मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन, ये भी काउंसिल के सिटिंग मेंबर थे। जब यहाँ यदि उनको नहीं अवसर मिलता है तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो शाहनवाज कहाँ से लड़ेंगे। भागलपुर भी है, कभी किशनगंज से भी लड़े थे, तो किशनगंज तो छोड़ेगी नहीं, कहाँ जदयू ही चाहेगा लड़ना। और किशनगंज की सीट तो अपने आप में ही वीआईपी सीट हो गई है। अकेली सीट है वो जहाँ की सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ, और कांग्रेस वो अकेली सीट थी जो यहाँ बिहार में महागठबंधन का खाता खुला था। तो वो सीट फिर फतह करने की तभी तो 40 सीट जीतेंगे कि 39 सीटों पर जीत बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी है। अब उसी तरह से फिर आपकी छपरा की सीट होगी, गृह जिला है, वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी सीटिंग एमपी आखिर क्यों ड्रॉप किए गए थे केंद्र में। इससे तो मजबूत बनती थे, मजबूत चेहरा थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, फिर भी ड्रॉप हो गए थे। तो सीट पर भी निगाह होगी। सीट तो जितनी सीटें जदयू की 39 है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण हॉट सीट, इसलिए कि उस पर जीत बरकरार रखना। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब आरा की सीट हो गई है, फिर अभी देख लीजिए इस बार क्या होगा। आरके सिंह हैं वहाँ, और वहाँ अभी इस बार माले से सुना कि मीना तिवारी कैंडिडेट होंगी। कैंडिडेट वहाँ गठबंधन से बदलने की बात हो रही है, महत्वपूर्ण है। अश्विनी चौबे हैं वहाँ, अभी हैं मंत्री, चर्चा होती है कि इस बार पता नहीं उनका क्या होगा। बक्सर में, हाँ बक्सर में वहाँ कोई मिश्रा है आईपीएस ऑफिसर, वो सेवा से वॉलंटियर रिटायरमेंट होकर आए, आनंद मिश्रा, उनकी चर्चा होती है। तो पार्टी को देखिए, दो आदमी बिहार में बीजेपी के नेता में जो अपनी मेरी समझ जानकारी है कि गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे जब नीतीश जी के साथ यहाँ थे लोग, तो नरेंद्र मोदी के तब बड़ी करीब थे जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ। और वो उसी तरह से सुशील जी नीतीश जी के बहुत करीब दिखते थे। तो अब उसका पुरस्कार फिर मिलता है कि फिर इन दोनों को टिकट मिल जाए। उम्र के लिहाज से कहीं राधा मोहन सिंह हैं, उनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, ज़्यादा संभावना नहीं मिलने की है। रमा देवी हैं, उनकी भी संभावना वैसे ही है। अब बीजेपी की आज जो अभी कल विनोद तावड़े गए हैं दिल्ली, तो चर्चा रही कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी चाहती है खुद लड़ना। उसमें सीट है आपको नवादा, उसमें सीट है भागलपुर, झंझारपुर, सिवान, अंतिम रूप से तय होना। इसलिए कहा कि सीट शेयरिंग जब तक फाइनल नहीं हो जाता है। अब एक मुंगेर सीट बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल। तो ललन सिंह अध्यक्ष थे, अब खुद ही उन्होंने, जैसा लोग कहते हैं कि इस्तीफा लिया गया, वो कहते हैं नहीं हम स्वेच्छा से दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं उसी सीट को। पार्टी में अब ललन सिंह की वो हैसियत शायद नहीं रह गई है, ये तो कहा ही जा सकता है। अब एक आरोप था कि वो राजद से प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई थी, यही ना आरोप हुआ, आनन फानन में चेंज हुआ। अब नीतीश जी ने पूरी तरह बागडोर संगठन की भी संभाल ली है, तो ललन सिंह को फिर अवसर मिलता है कि अभी चर्चा हो रही है, जो दूसरों को टिकट बांटते थे, अब ललन सिंह के टिकट उम्मीदवारी पर भी अब चर्चा हो रही है कि पता नहीं मिलेगा, इसीलिए कि अब उस फोल्ड में वहाँ से मोकामा की एमएलए आ गई हैं, नीलम देवी। हाँ, उन्होंने भी दावेदारी कर दी कि हम तो पिछली बार थे ना, कहीं कितनी कैंडिडेट वो कांग्रेस की, वो भी दावेदारी कर दी है। तो बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कम से कम 12-14 ऐसी सीटें हैं असेंबली में। तो पूरे देश की निगाह 40 पर बिहार में क्या होगा। नीतीश जी इस फोल्ड में आए हैं, इतिहास बनाए हैं, 9वीं बार सीएम बन गए पलटी मार के। तो अब इनके आने के बाद देखिए, एक बात तो अभी मानता हूँ, मेरी समझ है कि पिछले चुनाव की जो 39 सीट की जीत थी, ये कठिन है इसको बरकरार रखना, मतलब इसको इस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, इस पर हाँ बड़ी कठिन चुनौती है, हाँ कठिन चुनौती है। अब रही बात फिर वो सीट में कितना कन्वर्ट होगा कि अपर हैंड भी एनडीए का होगा। ये भी देखिए, नीतीश जी जब इस पाले में थे तो हम लोग तो आकलन कर रहे थे कि बराबर की लड़ाई होगी, लेकिन ये दोनों की मजबूरी और ज़रूरी की ये दोस्ती नहीं हुई है, इसका तो लाभ है। अब जैसा अभी नीतीश जी भरोसा दिला रहे हैं कि हम 40 सीट जीतेंगे बिहार में, सभी 40 जीतेंगे और 400 के पार होगी भाजपा। तो अभी देखें अभी कि नीतीश जी में वो पराक्रम कितना है, अभी क्या वो जलवा दिखाते हैं। इतनी बात तय है कि अब तो खुद भी देखिए, अभी जो भाजपा विरोधी जो भी पार्टियां हैं सब, उनके अपने भविष्य के लिए भी चुनौती है, अस्तित्व के लिए चुनौती है। लड़ना है नरेंद्र मोदी से, और विपक्ष एकजुट रहेगा तभी आप सशक्त मुकाबला दे सकते हैं। और 1 to 1 की फाइट जो थी, अब कम से कम 5-7 ऐसी सीटें दिख रही हैं। अब देखिए, जिसमें आपको एक सीट किशनगंज में तो एआईएम भी यहाँ आ रहा है,
उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, MLA हैं, उनका कैंडिडेचर अनाउंस हो गया है। अब 5-7 सीट वो तय है कि इस बार पार्लियामेंट में लड़ेंगे। तो जो मुस्लिम वोट के जो लोग उस वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाले उन दलों के लिए तो है खतरे की घंटी। यदि वो डिवीज़न होता है तो NDA की और राह आसान हो जाएगी। एक सीट पूर्णिया छूट गई, पूर्णिया भी पप्पू यादव दम भर रहे हैं और लगता है कि उनकी बात भी महागठबंधन में बन गई है। कांग्रेस से उम्मीदवार हाँ, हो सकते हैं। ठीक है सर, हम आपके स्थिति है। फिर से आपके साथ 2 सवाल आप दोनों से सर लेना चाहेंगे आखिरी में। इस बार सर, चूंकि आप कई सालों से बिहार में कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार जनता के बीच में मुद्दा क्या है? चुनाव किस मुद्दे पर बिहार में हो रहा है सर? देखिए, इस बार एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसको समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बार पिच तैयार कर दिया है। उसी पिच पर तमाम पक्ष विपक्ष सबको बैटिंग बॉलिंग करना है और वह रोजगार का मुद्दा वो सेट कर दिया है। उसी पर देखिए, वो जात धर्म इस पर से कुछ नहीं चलने वाला है, वह सब चल गया, खत्म हो गया। अब अयोध्या की जो बात हो रही थी और अबू धाबी की जो बात हो रही थी वह सब अब समाप्त है, वह नहीं चलने वाला। बिहार के युवा सिर्फ रोजगार की बात करना चाहते हैं और जो लाइन, जो लकीर तेजस्वी ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में खींची है, वह कहीं ना कहीं जनता को, युवाओं को और आधी आबादी की बात होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक उन्होंने किया है। वह इसलिए कि वो आशा दीदी और माया जो इन लोगों का है, ममता दीदियों का, ये मानदेय जो बढ़ाया है, यह भी एक बहुत बड़ा है। यह पहले क्रेडिट जाता था नीतीश कुमार को, लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन ने इतना जादुई छड़ी के समान जिस तरह से वो किया है, वह एक बहुत बड़ा जोल्ट हमको लगता है कि आने वाले समय में होगा। क्योंकि रोजगार, आप देखिए, रोजगार का मतलब तेजस्वी, यह रैली में एक एक युवा, एक एक, आप किसी से रैंडमली पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, ये लोग बोल रहे हैं। तो यह अगर यदि कोई अगर भुलावे में है कि हम जो है सो आकर के हिंदुत्व की बात करेंगे, तो तेजस्वी ने मंच से कहा कि हम तो 24 घंटा जो है सो पूजा करते हैं, आरती करते हैं। हम लोग क्या होता है, और एस्टेब्लिश सत्य भी है कि उनकी माता श्री जो है सो राबड़ी देवी किस तरह से छठ करती हैं, किस तरह से पूजा पाठ होता है। यह किसी को सर्टिफिकेट बांटने से नहीं होगा। और लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही चुटीले अंदाज में, जो उनकी शैली है, उसमें उन्होंने कहा कि क्या भगवान जी को यही लाए थे, यही प्राण प्रतिष्ठा कराए थे, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं भगवान जी का हुआ था। तो यह तो सब, जब जो भी समझदार व्यक्ति है इस बात को समझ रहा है कि पहले राम जी आए थे कि पहले हम लोग आए। यह तो बात बहुत बुझौल वाली बात नहीं है। इस बार एकदम पूरी तरह से क्लियरिटी है। लोग वो कहाँ वोट करना है, यह अभी और समय आने दीजिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ेगा। सर, आपसे एक सवाल कि क्या बिहार में राम मंदिर और जो तमाम सरकार की तरफ से जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो अब हो गया। उसे बीजेपी के वर्कर्स या नरेंद्र मोदी के जो वर्कर्स हैं ना, जो उसका एक मनोबल हुआ कि नहीं, हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उसको पूरा। ये अब इस चुनाव का मुद्दा ये नहीं है। चुनाव का मुद्दा तो लोकसभा का चुनाव ना है। देखिए, तेजस्वी मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं और वो जो 17 महीना जो कहते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल, तो ये असेंबली चुनाव नहीं ना हो रहा है। ये चुनाव तो दिल्ली के लिए होगा। तेजस्वी की पार्टी जो सीट जीतेंगे तो यहाँ कोई वो मुद्दा कहाँ वो क्लिक करेगा, वो असेंबली चुनाव में काम आएगा निश्चित रूप से। और बेशक आज बेरोजगारों के लिए रोजगार, तो सचमुच में बेरोजगार के लिए रोजगार, महंगाई, ये तो मुद्दा है। ये सीटों पर रोजगार इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, देखिए, कहने के लिए तो राजद तो यही मुद्दा को न कहेगा, लेकिन तो वहाँ तो जो मुद्दा है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, वो सब नहीं लोग गिनाएंगे कि क्या काम किए, कौन सा नारा वादा उनका जुमला हो गया। लोकसभा का चुनाव में ये मुद्दा जो है, विधानसभा चुनाव में ये निश्चित रूप से इसका लाभ। लोकसभा में कौन सा मुद्दा चलेगा सर बिहार में? तो अंतः बिहार का पिछड़ा, नीतीश जी कहा करते थे बिहार पिछड़ा है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। निश्चित रूप से 39 लोकसभा सदस्य बिहार ने दिया, उसके बदले में क्या मिला, ये तो जनता जरूर पूछ रही है। जो बिहार को मिलना चाहिए था, आज भी बिहार का बैंकों का CD रेशियो नहीं बढ़ रहा है। बिहार में जिस सतह, ठीक है, 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने, अब चुनाव निकट आया तो बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। ये काफ़ी नहीं है। बिहार की तस्वीर बदलनी है तो यहाँ कुछ और बड़े काम, खासकर रोजगार के फ्रंट पर, इसलिए कि बिहार मजदूर हब कहा जाता है। आपने देखा कोरोना काल में 50 लाख लोग घर वापस हुए थे, क्या क्या सितम झेला है लोगों ने। वो मुद्दा तो वहीं का वहीं है। बिहार में यदि रोजगार सुलभ होता, रोजी रोटी के लोग बाहर जाते हैं, तो बिहार में सचमुच कुछ करने की ज़रूरत है। और वो तब होगा जब बिहार के लिए कुछ स्पेशल पैकेज हो,
वो जो कुछ प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में घोषणा की थी 1,25,000, उससे काम नहीं चलने वाला है। सड़कें तो बननी चाहिए, गांव-गांव बिजली पहुंचनी चाहिए, पूरे देश में पहुंचा है। ये यदि प्रगति हुई है तो न सिर्फ बिहार की, हाँ बिहार में थोड़ा लोग एहसास करते हैं, लेकिन बिहार के गांव में गरीबी, बेरोजगारी, इस पर जो चाहिए अभी हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए कुछ करना, कोई कहीं उसी परिकल्पना भी अभी नहीं मुझे दिखती है। वोट के लिए जब समय आता है तो फिर वही जात की कुनबा में बांध करके लोग इसका लाभ उठाते हैं। अभी देखिए, अभी तो पहलवान तय हो जाने दीजिए और कहाँ किससे कुश्ती होगी तय हो जाने दीजिए। मुद्दा तो पूरे देश में ही ना होगा, रोजगार, महंगाई, और फिर जो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो कौन कौन सा वादा पूरा हुआ, यही ना होगा। चलिए, तो देखिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ तक के साथ जुड़ने के लिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ अरुण पांडे सर और रवि उपाध्याय, जो कि दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी सालों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं और बिहार की राजनीति को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि बिहार में चुनावी समीकरण इस बार क्या होने वाले हैं, वीवीआईपी सीटों पर कौन किस पर भारी होने वाला है और क्या कुछ आने वाले समय में परिणाम निकल कर आने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत कर रहे थे। ऐसे में उन पत्रकारों का कहना था कि बिहार में फिलहाल तो पहलवान जो है, जो वीवीआईपी सीटों की बात करें, हालांकि उन्होंने गिनवाया कि कौन कौन से वीवीआईपी सीट हैं और वो क्यों इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, किसका पलड़ा होने वाला है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल पहलवान जो है वो तय नहीं हुआ है कि किस पार्टी की तरफ से कौन पहलवान होने वाला है मैदान में। तो आखिर पलड़ा भारी किसका होगा ये फिलहाल तो नहीं कह सकते। हालांकि फिर भी उन्होंने अपने स्तर से बताया कि किस तरीके से जो वीआईपी सीट है वहाँ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और अगर वो वीआईपी सीट है तो आखिर क्यों है। और बिहार में साथ ही साथ हमने मुद्दे की भी बात की कि आखिर बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर मुद्दा क्या होगा, जिसमें रवि उपाध्याय जी ने कहा कि यहाँ पर रोजगार मुद्दा होने वाला है, मंदिर मस्जिद यहाँ पे मुद्दा नहीं होने वाला है। यहाँ पर चूंकि तेजस्वी ने 17 महीने में रोजगार दिए हैं और ऐसा लोगों के मनों में भी बस गया है, तो यहाँ पर रोजगार मुद्दा होने वाला है। तो भाई दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे थे, उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के चुनाव में इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोकसभा के चुनाव में लोग दिल्ली को देखते हुए भाजपा की तरफ भी जा सकते हैं। तमाम बातें जो हैं वो लोग कह रहे थे।